बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फ़न में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ्स। इसके ये दो सवाल हैं जो मुझसे मेरे व्यूवर्स ने, कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज करके कहा था कि आप ये हमें दोबारा से सिखा दें, क्योंकि इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझ नहीं आई। तो ये मैं उनके लिए भी बना रहा हूँ और आप लोग भी ये सीख लें। हो सकता है आप लोगों को भी ये समझने में आसानी हो जाए। उस जगह पे आपको ना समझ आई हो, उस टाइम आपको ना समझ आई हो, तो अब आपको मैं डिटेल से समझाना चाह रहा हूँ, तो आप लोग अब सीख लेंगे। तो चलते हैं, ये सवाल शुरू कर लेते हैं। इसमें हमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 5 दिया गया है। आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गिवन रीज़न, देन कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी हमें कुछ सवाल दिए गए हैं कि ये आप ABCD, ये हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं कि आप लोग इसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नहीं है वो बता दो, और जो अगर नहीं है तो उनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, यानी हम लोगों को किस तरह पहचानेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है या नहीं लिखा गया। स्टैंडर्ड फॉर्म के दो तीन शराइत हैं, कंडीशंस हैं, जिन पे वो क्वेश्चन जो है हमारा पूरा उतर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी उनमें से अगर एक शर्त भी पूरी ना हो रही हो, एक कंडीशन भी पूरी ना हो रही हो, तो हम ये कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया। अब वो क्या क्या शराइत है। पहले तो ये कि वो P/Q की शक्ल में हो, यानी हमारे रेशनल उसमें फॉर्म में लिखा गया हो, यानी हम लोग आसान अल्फाज में कहें तो बटा की शक्ल में लिखा गया हो। दूसरा ये कह रहा है कि P और Q जो है वो इंटीजर्स से बिलोंग करते हो। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। ऐसा नंबर जो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में हो, पॉइंट में ना हो, या जो हमारे हो उसमें जो होते हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं, या इस तरह के और नंबर जो हैं आयोटा वगैरह, या इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मतलब जो मुख्तलिफ नंबर हैं उनमें ना हो। सिंपल या पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, यानी डेसिमल भी ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ना हो, इर्रेशनल नंबर भी ना हो, इस तरह के नंबर्स में ना हो, सादा हालत में हो, यानी या पॉजिटिव हो या जमा में, या मनफी में हो, नेगेटिव में हो। और उसके बाद हमें कह रहा है क्यू जो है, अब क्यू हमारा क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर है, और ये हम क्यू जो है हमारा डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, वो ज़ीरो के बराबर ना हो। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 2/0 या 2/0, यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये ज़ीरो ना हो, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा फिर तो सवाल ही नहीं हल होता। तो इसलिए वो कहता है कि ज़ीरो ना हो, यानी नीचे वाला नंबर अगर ज़ीरो हुआ तो भी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त वो कह रहा है कि जो क्यू है, यानी हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो। यानी हमारे पास एक नंबर है 5/-7, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ये इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है, यानी वो माइनस में आ रहा है। तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो माइनस में भी ना हो, ज़ीरो भी ना हो, माइनस भी ना हो, यानी ये पॉजिटिव में हो, यानी इस तरह हो 5-5/7, इस तरीके से हो सकता है हो। ये जो है ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है। लेकिन तीसरी शर्त भी हम लोग देख लें। अब तीसरी शर्त वो क्या कह रहा है कि P एंड Q, यानी जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम देखें, तो दोनों के अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें, यानी वो नंबर जिन पे वो डिवाइड होते हैं वो हम लोग देख लें, वो हम निकाल लें, जिसे हम प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। तो वो क्या हो, अगर उसको हम फैक्टर निकाल लें कॉमन जो दोनों में मौजूद हों, यानी जैसे मैं कहता हूँ कि 5 जो है किस किस नंबर पे डिवाइड होता है, आप लोग कह सकते हैं 1 पे डिवाइड होता है और 5 पे डिवाइड होता है। इस तरह अगर मैं कहूँ 7 किस पे डिवाइड होता है,
तो आप लोग कहेंगे कि 1 पे डिवाइड होता है और 7 पे डिवाइड होता है, पूरा-पूरा डिवाइड होता है। इन नंबर्स के अलावा वो किसी पे भी डिवाइड नहीं होते। अब मैं कहता हूँ कि इनमें ये इनके फैक्टर्स हमने मालूम करने हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिन पे हमारा कोई नंबर डिवाइड हो रहा होता है। तो अब ये जो नंबर हैं ये हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। अब मैं कहता हूँ इनमें से कॉमन निकालना, अब जो दोनों में मुश्तरक हो। तो आप लोग कहेंगे कि जो ये 1 है ये हमारा कॉमन नंबर है, दोनों में मुश्तरक है। मैं अगर कहूँ कि इसमें कोई और नंबर भी आप लोग ढूँढें, तो इसमें आपको कोई नंबर ऐसा नहीं मिल रहा जो दोनों में मौजूद हो। अगला नंबर 5 इसमें है, इसमें नहीं है। अगला नंबर इसमें 7 है, इसमें नहीं है। तो यानी ये 1 जो है ये हमारा सिर्फ एक ही निकल रहा है, वो भी मतलब 1 जो है वो सिर्फ हमारा कॉमन नंबर फैक्टर निकल रहा है। तो अगर ऐसा नंबर हो जिस तरह फ़र्ज़ करें, मैंने ये मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, 5/7 मैंने लिख दिया। पहली शर्त मैंने ये देख ली कि इसका जो ये डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है। दूसरी शर्त मैंने ये देख ली कि वो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तीसरी शर्त मैंने ये देख ली कि 5 और 7 के मैंने फैक्टर्स निकाल लिए और उनमें जो कॉमन निकल रहा है वो 1 निकल रहा है। तो यानी ये जो नंबर है ये तीनों शराइत पे मेरी पूरी उतर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो नंबर है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो मैं 1-2 सवाल आपके लिए सॉल्व कर लेता हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगी। अब हम इसमें पार्ट ए को देख लेंगे, -12/16। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर शराइत को देखना चाहूँ तो पहली शर्त मैंने ये देखनी है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, नीचे का जो नंबर है वो क्या हो, ज़ीरो ना हो। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये ज़ीरो नहीं है, पहली शर्त हमारी पूरी हो गई। दूसरी शर्त हम लोग ये देखते हैं कि ये जो नीचे वाला नंबर है ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो भी मैं देख रहा हूँ पूरी कर रही है। तीसरी शर्त मैं ये देख रहा हूँ कि जो इसके फैक्टर्स में निकाल लूँ, फैक्टर निकालने के बाद वो जो है एक के अलावा कोई और फैक्टर उसमें कॉमन ना हो। तो मैं देखता हूँ कि ये इसमें इसके फैक्टर्स कौन-कौन से हैं, एक जैसे हैं। क्योंकि जो -12/16 इसके फैक्टर हैं, यानी माइ जो 12 है ये किस-किस पे डिवाइड हो रहा है, इसको मैं माइनस बाहर लिख लेता हूँ। ये किस-किस पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो ये हमारा 12 इस पे डिवाइड होता है। इसके बाद मैं अगर 16 के देखना चाहूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, यानी ये इन नंबर्स पे डिवाइड होता है। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर हैं, यानी ये इसमें कॉमन हो रहा है 2 और ये 2 इसमें कॉमन हो रहा है, तो मैं इनको काट दूंगा। मेरे पास अब कौन कौन से नंबर रह गए, ये एक -3 रह गया और नीचे वाले में 4 रह गया। अब ये जो मेरा नंबर आ गया है ये अब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये नहीं था। पहली 2 शर्त तो पूरी कर रहा था लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं था कर रहा, क्योंकि उसमें कुछ नंबर जो थे दोनों में कॉमन थे, वो भी मैंने अब निकाल दिए। अब मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया हूँ, यानी सादा तरीन हालत में ले आया हूँ। अब जब मैं सादा तरीन हालत में ले आया हूँ तो ये मेरा क्या है, -3/4, ये मेरा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्योंकि अब मैं अगर इसके निकालता हूँ तो 1 और निकलेगा और 3 निकलेगा और इसका 1 निकलेगा और 4 निकलेगा, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है वो सिर्फ 1 निकल रहा है। उसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों में मुश्तरक हो। तो यानी -3 और 4 जो है ये मेरा सादा तरीन हालत में आ गया, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। क्योंकि पहली शर्त ये कि ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है। दूसरी शर्त ये कि ये जो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव में आ गया। तीसरा ये कि इसमें और इसमें जो मैंने इनके फैक्टर्स निकाले हैं, तो अब वो 1 सिर्फ रह गया है कि 1 इसका कॉमन निकलता है, बाकी कोई नहीं कॉमन निकल रहा। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। दूसरा मैं देख लेता हूँ, बी क्वेश्चन में देख लेता हूँ, 41 बटा -61।
तो 41/-61 को अगर मैं देख रहा हूँ, तो इसमें पहली शर्त तो ये है कि जो ज़ीरो ना होना चाहिए, तो ज़ीरो तो नहीं है। दूसरी शर्त ये माइनस में है, पॉज़िटिव में नहीं है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दूसरी शर्त पे ये पूरा नहीं उतर रहा कि ये पॉज़िटिव होना चाहिए, ये पॉज़िटिव नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ सॉल्यूशन में, इसको मैं 41 को और -61 को, इसको अगर आप ज़रब दे दें -1 में, इसका भी ज़रब दे दें -1 में, या इस 41 को डिवाइड कर लें -1 पे, और इस -61 को डिवाइड करना है -1 पे। तो जो तरीका आप करना चाहें कर सकते हैं। यानी ये 41 इस -1 पे डिवाइड हो जाएगा और ये -61 इस -1 पे डिवाइड हो जाएगा, या आमने-सामने इसको ज़रब देना। तो ये माइनस और माइनस ये आपस में कट जाएँगे, पॉज़िटिव आ जाएगा हमसे, यानी पॉज़िटिव 61 आ जाएगा, और ये प्लस और ये सॉरी ये प्लस और ये माइनस आपस में माइनस हो जाएँगे, तो ये आ जाएगा -41 और 61। अब दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है, लेकिन अभी हमारी तीसरी शर्त रहती है कि इनके कॉमन फैक्टर में देख लो। तो जब कॉमन फैक्टर की बात आती है तो ये 1 और 41 के अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, और इसी तरह 61 जो है ये 1 और 61 के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है वो 1 निकल रहा है। यानी पहली शर्त ये पूरी हो गई कि ये ज़ीरो नहीं है। दूसरी शर्त ये भी पूरी हो गई कि पॉज़िटिव में है, मतलब अभी हमने कर लिया है। तीसरी शर्त ये भी पूरी हो गई कि उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है, यानी उसके अलावा कोई भी उसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये अब जो नंबर आ गया हमारा -41/61, ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। इस तरीके से सी पार्ट को हम देख लें -21/2, तो -21/2 जो है, इसको मैं पहले शर्त पे देखता हूँ कि ये -21/2, जो इसका डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं है। पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त ये है कि पॉजिटिव में होना चाहिए, वो भी पूरी। तीसरी शर्त ये है कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकाल लो। मैं ये देख लेता हूँ कि -21 किस किस पे डिवाइड होता है। तो -21 जो है 1 पे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 1 3 ज़ार 3 3 7 ज़ार 21, और इस तरह जो 2 है ये 1 मल्टीप्लाई 2, इन दो पे डिवाइड होता है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी किन किन नंबर्स पे ऐसे नंबर हैं जिन पे ये दोनों डिवाइड होते हैं। तो 1 जो है ये सिर्फ इनमें कॉमन निकल रहा है, यानी ये सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं दोनों। यानी 1 ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसके अलावा इसमें 2, इसमें 3 है, इसमें 7 है। यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिस पे मैं कहता हूँ ये दोनों डिवाइड होते हों। तो ये जो हमारा नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से मौजूद है। इसके बाद 3 और 4 अगर मैं देख लूँ, 3/4, तो 3/4 जो है इसके मैं पहले शर्त ये देख लेता हूँ कि ये ज़ीरो में नहीं है, पहली शर्त पूरी। दूसरी पॉजिटिव है, ये भी पूरी। तीसरी मैं इनके देख लूँ 1 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकल रहा है। तो इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जिस पे दोनों डिवाइड होते हैं, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद ई पार्ट अगर मैं देख लूँ 5/15, तो 5/15 जो है इसकी पहले शर्त तो ये पूरी हो रही है कि ये 5/15, पहले शर्त ये पूरी हो रही है कि ये ज़ीरो नहीं है। दूसरी शर्त ये भी पूरी हो रही है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। तीसरी शर्त हम देख लेते हैं कि ये जो मल्टी डिवाइड होता है 1 और 5, इन दो पे डिवाइड होता है। ये जो है 15 1 पे भी, 3 पे भी और 5 पे भी। यानी इनमें अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकल रहे हैं। एक तो 1 निकल रहा है कि ये दोनों 1 पे डिवाइड होते हैं। दूसरा 5 भी इनमें कॉमन है। इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 5 और 5 इसमें से काट दूंगा, तो पीछे क्या रह गया 1, और यहाँ पे क्या रह गया 3 1 ज़ार 3। यानी अब जो हमारा 1/3 आया है ये नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये नहीं था, ये था, क्योंकि ये पहली दो शर्त तो पूरी कर रहा था कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो भी नहीं है और डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव भी है।
लेकिन तीसरी शर्त के इनमें कॉमन फैक्टर 5 मौजूद था, 1 के अलावा। यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो 1/3 है, अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि ये अभी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। इसके अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो ये 1 निकलेगा और इसका 1 मल्टीप्लाई 3 निकलेगा, यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकल रहा है। तो ये जो 1/3 है, ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। इस तरह अगर मैं एफ पार्ट देखूँ 17/4, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि तीनों शरात पे पूरी उतर रहा है। पहली ये है कि ये 0 नहीं है, दूसरी ये है कि ये पॉजिटिव में है डिनोमिनेटर हमारा, तीसरी ये है कि इनके जो कॉमन फैक्टर है 1/17 है और इसका 2 × 1, यानी 1 के अलावा कोई चीज़ इनमें कॉमन नहीं है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। इसके बाद 44 और -88, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पहली शर्त ये है कि पहले शर्त पे तो पूरा उतर रहा है कि ज़ीरो नहीं है। दूसरी शर्त ये कि माइनस में है, इसको हम पॉजिटिव में करने के लिए इसको भी मल्टीप्लाई -1, इसको भी -88 को -1 कर देंगे। या अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें कि 44 को अगर आप डिवाइड करना है -1 से, और इस तरह -88 को डिवाइड करना है -1 से, तो भी आपका ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -44/88। अब इनके अगर आपका कॉमन फैक्टर निकालें तो ये निकलते हैं 1 × 2 × 2 11, 11 2s are 22, 22s are 22 2s are 44। इस तरह ये माइनस में था, इसको इसमें माइनस में लिख लेंगे और इसका लिख लेंगे 1 × 2 × 2 × 2 × 11। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 के अलावा ये और भी नंबर्स के इसमें कॉमन है। जो कॉमन है वो काट देंगे, इसमें 11 2 और 2 कट जाएगा, इसमें रह जाएगा -1 और इसका रह जाएगा वो 1 × 2 से आ जाएगा 2। तो ये अब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। इस तरीके से लास्ट को अगर हम देख लें -75 और 135, तो ये पहली दो शर्त पे तो पूरा उतर रहा है कि ज़ीरो भी नहीं और पॉजिटिव भी है। तीसरी शर्त पे पूरा नहीं उतर रहा, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर निकलते हैं माइनस में है, तो इसको 1 × 3 × 5 × 5 कर लेंगे और ये आ जाएगा 1 × 3 × 3 × 5। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर इसमें 1 के अलावा 3 है, ये 3 कट जाएगा, 5 है, ये 5 कट जाएगा, तो ये एक 5 आ जाएगा माइनस के साथ, और ये आ जाएगा 3 3 9 और 1 9। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अभी हमारा कॉमन फैक्टर सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे मेरे व्यूअर ने किया है, मैसेज करके मुझे पूछा है कि ये सवाल हमें समझ नहीं आई, आप इसको समझा दें। तो मैं ये सवाल दोबारा आप लोगों को समझाता हूँ। जो एक्सरसाइज में मैंने पहले इस वीडियो में इसको मैंने किया था, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जब मैंने वो सवाल हल किया था, उसमें मैंने आप लोगों को मुकम्मल डिटेल से समझाया था कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ परसेंटेज दी गई है, किस तरह आप लॉस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि लॉस कितना हुआ, उसकी टोटल रकम मालूम करके सेल प्राइस के साथ प्लस करके कॉस्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं। फिर इस तरह प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी गई है, प्रॉफिट परसेंटेज की आप किस तरह वैल्यू मालूम करके सेल प्राइस में कॉस्ट प्राइस में ऐड करके सेल प्राइस न्यू सेल प्राइस मालूम कर सकते हैं। तो वो मुकम्मल डिटेल से मैंने समझाया था। तो वो सवाल ज़रा हो सकता है लेंथी हो गया, आप लोगों को समझ ना आया, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ, उसके ज़रिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया। ये कह रहा है मिस्टर कदीर सोल्ड अ कार फॉर ₹8,40,000।
यानी एक बंदा है मिस्टर कदीर, उसने गाड़ी बेच दी है 8,40,000 की, यानी बेची है तो वो सेल प्राइस हो गई। तो हम लोग इसमें लिख देंगे सेल प्राइस ऑफ कार। ये हमें दी गई है, कितनी है, ₹8,40,000 एंड सफ़र अ लॉस ऑफ 18%, और उसको 18% का लॉस बर्दाश्त करना पड़ा, यानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अब लॉस हमें दी गई है लेकिन किस चीज़ में, परसेंटेज में कितना है, 18%। हाउ मच शुड हैव सोल्ड इट फॉर, यानी वो कितने का बेचता, अगर वो अगर वो दोबारा बेचना चाहता तो कितने का बेचता, टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 10.5%। यानी उसने तो बेचनी थी, बेच दी, 18% का नुकसान हो गया। ये कह रहा है कि अगर उसको 10.5% का मुनाफा चाहिए होता तो वो कितने की बेचता। तो इसके लिए हमें उस जो गाड़ी की कॉस्ट प्राइस है वो मालूम होनी चाहिए। यानी प्रॉफिट तो इसने हमें दे दिया है, वो भी किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है, 10.5%। लेकिन इसके लिए हमें इस गाड़ी की कॉस्ट प्राइस मालूम होना चाहिए कि कितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी। असल चीज़ इसमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है हमने, कि कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाए तो उसके ज़रिए मुझे सेल प्राइस भी पता चल जाएगा, उसके ज़रिए मुझे लॉस भी पता चल जाएगा, उसके ज़रिए मुझे प्रॉफिट भी पता चल जाएगा, और उसके ज़रिए मुझे न्यू सेल प्राइस, अगर वो जो हम लोग ये दोबारा बेचना चाहते हैं 10.5% मुनाफे के बाद, न्यू सेल प्राइस भी हमें मालूम हो जाएगी। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी होगी, और दोबारा जो प्रॉफिट के बाद न्यू सेल प्राइस होगी वो भी चाहिए। तो इसमें दो प्राइसेस हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम करते हैं, इसका एक आसान सा फार्मूला है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सेल प्राइस। ये जो सेल प्राइस है ये पुरानी वाली है, ठीक है। न्यू वाली हम लोग बाद में मालूम करेंगे, प्रॉफिट मालूम करने के बाद। और जो ये फार्मूला है ये वाला, ये मैंने आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, डेरिवेशंस के किस तरीके से आप ये फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, किस तरीके से आप कॉस्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ लॉस परसेंटेज सेल प्राइस दी गई हो, या किस तरीके से आप सेल प्राइस मालूम कर सकते हैं अगर हमें लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दी गई हो, या प्रॉफिट किस तरह मालूम कर सकते हैं, या सेल प्राइस हमें प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस से किस तरह मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ तकरीबन 22-24 फार्मूलाज़ हैं जो मैंने आप लोगों को उसमें समझाया है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा। तो ये फार्मूला किस तरीके से बनता है ये भी आप उसमें सीख सकते हैं। तो और बाकी फार्मूला भी आप इस मशक के जितने भी हैं वो भी सीख सकते हैं जो इस्तेमाल हुए थे और मैंने वो मशक में यूज़ किए। तो चलते हैं, इस तरीके से हम लोग आसान ज़ुबान में समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है। तो इसमें हमें क्या-क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है तो 100 अपनी जगह पे आ जाएगा। ये इस लॉस परसेंटेज के लिए 100 हम लिख रहे हैं। 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है, 18, मल्टीप्लाई सेल प्राइस हमारी कितनी है, 8,40,000। अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आ जाएगा येन आ जाएगा, और इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, इससे आ जाएगा 82। तो इससे हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, अगर इसको मैं इस पर डिवाइड कर लूँ तो आ जाएगी 124, 300, 10, 24, 390.24। तो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस मालूम हो गई है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई मेरे पास, 10,24,390.24। तो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस मालूम हो गई। इसके बाद वो हमें कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है कि अगर इस प्रॉफिट पे मैं बेचना चाहूँ तो आप लोग मुझे बता दें कि मैं किस कीमत पे बेचता, या मुझे कितनी प्राइस पे बेचना पड़ता।
तो हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला भी मैंने उसमें सिखाया आप लोगों को कि वो बनता है P मल्टीप्लाई 100 बाय कॉस्ट प्राइस। या अगर मैं इनको इधर ले हूँ तो प्राइस मुझे मालूम हो जाएगी प्रॉफिट की, P इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस बाय 100। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, P मालूम कर लूँगा प्रॉफिट परसेंटेज मुझे दिए गया है 10.5 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस मैंने ये मालूम कर लिया, ये 10,24,390.24 बटा 100। तो प्रॉफिट की प्राइस मुझे मालूम हो जाएगी। इन दोनों को ज़रब दे के 100 पे डिवाइड करना है, आपसे आ जाएगा रुपीज़ 1,07,560.97। तो प्रॉफिट भी मुझे मालूम हो गया है कि मेरे पास प्रॉफिट कितना आ सकता है, 1,07,560.97। यानी 10 लाख पे अगर मैं 1 लाख रुपए मुनाफा ऐड कर दूं तो वो मेरा 10.5% मुनाफा बनता है। तो नौ सेल प्राइस मेरी क्या होगी, यानी कॉस्ट प्राइस तो ये हो गई, यानी ओरिजिनल गाड़ी की कीमत ये थी 10,24,390। उस पर उसने नुकसान किया 18% का, तो वो बेचा उसने 8,40,000 का। अगर वो मुनाफा करना चाहता 10,24,000 पे, तो 1,07,560.97 प्रॉफिट करता तो वो उसका 10.5% प्रॉफिट बनता। और मैं सेल प्राइस मालूम कर लूँगा कि इस कॉस्ट प्राइस और मुनाफे को मैं ऐड कर दूँगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये मेरे पास आ जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल टू 10,24,390.24 प्लस 1,07,560.97। तो इससे मेरे पास सेल प्राइस कितनी आ गई नई वाली, अगर वो बेचता तो रुपीज़ 11,31,951.21। तो ये मेरे पास नई वाली सेल प्राइस आ गई। अगर वो इस कॉस्ट प्राइस पे इस मुनाफे पे बेचता तो ये सेल प्राइस होती उसकी, लेकिन उसने इस कॉस्ट प्राइस पे 18% लॉस पे बेची तो उसकी ये प्राइस थी। तो उम्मीद है आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल लर्न मैथ्स एंड फन को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। आपके हमारी वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी बनाऊँ, ताकि आप लोगों को और भी बहुत कुछ डिटेल से सीखने को मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।